अगर आप वामपंथी है और वामपंथ से दक्षिण पंथ की तरफ जा रहे हैं तो एक टाइम प्रोसेस है 5 साल 7 साल का कि आप समझेंगे कि यहाँ क्या खामी उधर है। ये तो आधा घंटा में ही समझ लेते हैं कि हम 10 साल जहां थे वो बहुत गलत था और ये जो जहां आ गए ये बहुत अच्छा है। ये 10 मिनट में विचारधारा की समझ भी हम समझते हैं कि इसमें सुकरात प्लेटो पे फेल है। देखते होंगे कि सुबह इस पार्टी में, शाम को उस पार्टी में है, अगले दिन और पार्टी में है। और ये 1980-90 के दशक शुरू हुआ जब राजनीति में वैचारिक मूल्यों का क्षरण हो रहा था और इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट का प्रभाव पड़ रहा था। कांग्रेस की जो चुनौती दो फ्रंट पे है। एक चुनौती तो है कि आप सत्ता कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे इस सरकार को हटाएंगे, तो ये एक चुनौती तो है ही। दूसरा चुनौती पार्टी का इंटरनल है, संगठनात्मक ढांचे पे है, वैचारिक ढांचे पे है। कांग्रेस के विचार जो है वो टोटली कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं में नहीं है। नवीन जिंदल साहब को तो आप जानते ही हैं। जिंदल साहब की वैचारिकता एक देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उनके कारोबार को 4 चांद लगा, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और वो तो आप ये उन लोगों में है जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। गौरव वल्लभ की पहचान एक अर्थशास्त्री के रूप में थी और मैं हैरान था कि ये लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो आर्थिक मुद्दों पे घेरते थे भारत सरकार को, एम्प्लॉयमेंट पे घेरते थे, बैंकों की लूट पे घेरते थे, एनपीए पे मैं इनको घेरते हुए देखता था और बड़े तर्कों से डाटा के साथ आते थे। लेकिन एक अर्थशास्त्री को एकाएक इल्म हो कि जिस पार्टी में वो जीडीपी को लेकर सरकार को घेर रहे थे, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेर रहे थे, आर्थिक विषमता पे सरकार को आप घेर रहे थे, उस पे एकाएक आपको ऐसा लगे कि जिस पार्टी के लिए आप स्टैंड ले रहे थे वो पार्टी जो है वहां आपको लगने लगा कि सनातन का अपमान हो रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। राजनीति बहुत जरूरी चीज है क्योंकि उससे आपका भविष्य तय होता है, लेकिन राजनीति में विचारधारा का बहुत महत्व होता है। विचारहीन राजनीति और कुछ नहीं अवसरवाद है, उसको बोलते हैं ब्रोकर का काम है। चुनावी मौसम है, लोकसभा का चुनाव है और कई नेता इधर से उधर भाग रहे हैं टिकट के चक्कर में। कांग्रेस से काफी नेता अभी निकले हैं, मशहूर उद्योगपति नवीन जिंदल, उसके बाद वीरेंद्र सिंह बॉक्सर, संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, तमाम ऐसे लोग छोड़ के भाग रहे हैं और जब भागते हैं तो कहते हैं कि उचित सम्मान नहीं मिला। आखिर ये उचित सम्मान होता क्या है? जन प्रतिनिधियों के लिए उचित सम्मान तो जनता का काम करना है, जनता के बीच रहना है, उनका काम करना है। क्या अपने सम्मान के लिए अपने विचारधारा से समझौता कर लेते हैं या कैसी सम्मान की बात है, कैसा सम्मान? इसी विषय पर इस एपिसोड में चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। संजीव पांडे साहब लगातार अब अम्बेडकरनामा पर सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं और पूरी फहरिस्त बताएंगे कि आखिर ये लोग किसी पार्टी में जाते हैं तो अपने व्यक्तिगत मुक्ति के लिए, अपने लाभ के लिए जाते हैं या समाज का कुछ भला करने जाते हैं, वैचारिकी के लिए जाते हैं। स्वागत है संजीव जी। जी बताएं, आपने तो पूरा पढ़ लिया सबका बायोग्राफी। शुरुआत तो हम लोग आज का लेटेस्ट करें, गौरव वल्लभ से कर लें। नाम तो लंबी एक फहरिस्त है, बहुत सारे लोग गए हैं, उनकी भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन गौरव वल्लभ से इसलिए करेंगे। गौरव वल्लभ ने ये कहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था और चूंकि सनातन का अपमान मुझे ठीक नहीं लग रहा था और लगातार सनातन का अपमान हो रहा था, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। गौरव वल्लभ के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे बैठते थे। पिछले 4-5 सालों में कि इनकी अच्छी पहचान बनी थी। जमशेदपुर में पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं और इनको 2 बार विधानसभा का टिकट कांग्रेस ने दिया, एक बार जमशेदपुर से और अभी लेटेस्ट ये उदयपुर से। मतलब कि कांग्रेस ने इनको इस कदर स्थापित कर दिया था कि अंतरराज्यीय नेता हो गए थे। झारखंड में भी इनको टिकट मिला और इनको राजस्थान में भी टिकट मिला। जमशेदपुर ईस्ट से शायद लड़े थे कि पता नहीं, पिछला जो झारखंड चुनाव हुआ था ईस्ट वेस्ट कहीं से लड़े होंगे जमशेदपुर से, और अभी उदयपुर से लड़े थे। और एकाएक जब आज चुनाव लोकसभा का हो रहा है तो इनको सनातन का अपमान नजर आ रहा है। तो देखिए, कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा है, सेकुलरिज्म की विचारधारा है और अगर सेकुलरिज्म की विचारधारा पे 10 साल से, जितने साल से पार्टी में थे, तो एकाएक चुनाव के समय ही इनको सनातन का अपमान नजर क्यों आया? मतलब कि मेरा तो पहला किस बात पे सनातन का अपमान? ये तो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं ना।
अब मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का मतलब है कि सनातन का अपमान, ये एक नया वो है, वाक्य है, नई एक परिभाषा है कि अगर आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो सनातन का अपमान कर रहे हैं। आप घर में सिर्फ हिंदू हैं, घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप हिंदू शायद नहीं हो, आप सनातन ना हो। घर से बाहर जब तक 2-4 लोगों से झगड़ा ना करें हिंदुत्व के लिए, तब तक आप हिंदू नहीं माने जाएंगे। आप घर से बाहर निकले और 2-4 लोगों से हाथापाई कर दें हिंदू और मुसलमान के नाम पे, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप रियल हिंदू हो। आप अगर पूजा पाठ कर रहे हो, व्यक्तिगत जीवन में आप धर्म का सही ढंग से पालन कर रहे हो, तो आप हिंदू नहीं होंगे, जो वर्तमान परिभाषा जो हिंदुत्व की रची जा रही है। नहीं तो 4000 साल से इतिहास है हिंदुत्व का, आज तक तो हिंदुत्व खतरे में आया नहीं, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि उनको लगा कि सनातन का अपमान हो रहा है। देखिए, पहली बात तो गौरव वल्लभ की पहचान एक अर्थशास्त्री के रूप में थी, और मैं हैरान था कि ये लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो आर्थिक मुद्दों पे घेरते थे भारत सरकार को, एम्प्लॉयमेंट पे घेरते थे, बैंकों की लूट पे घेरते थे, एनपीए पे मैं इनको घेरते हुए देखता था, और बड़े तर्कों से डाटा के साथ आते थे। लेकिन एक अर्थशास्त्री को एकाएक इल्म हो कि जिस पार्टी में वो जीडीपी को लेकर सरकार को घेर रहे थे, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेर रहे थे, आर्थिक विषमता पे सरकार को आप घेर रहे थे, उस पे एकाएक आपको ऐसा लगे कि जिस पार्टी के लिए आप स्टैंड ले रहे थे वो पार्टी जो है, वहां आपको लगने लगा कि सनातन का अपमान हो रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। और चूंकि 3 महीना पहले तक आप जब राजस्थान में लड़ रहे थे तो लगातार आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ कर रहे थे, और चुनाव तो अभी 3 महीने पहले ही, 4 महीने पहले उदयपुर में हुआ है, उदयपुर से ये हारे हैं। उदयपुर से इनको 64,000 वोट के करीब आया, और इनको वहां पे किसी जैन साहब ने हराया जिनको 94,000 वोट आया था। जमशेदपुर में लड़े थे तो बहुत कम वोट आया था, वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस था इनका जमशेदपुर में। तो अब ये देखिए कि इनका अपमान हो गया, सनातन का इनको अपमान नजर आया, सारी आर्थिक नीति भूल गए, अर्थशास्त्री भूल गए जिसके लिए जाने जाते हैं। अब कि ये कहते हैं कि कांग्रेस की आर्थिक नीतियां, कांग्रेस के जो आर्थिक प्रपोजल्स को लेकर हम बहुत संतुष्ट नहीं थे, तो वो मुझे समझ में आता। लेकिन अर्थशास्त्री जो है का एक हिंदू बुद्ध धर्म के मुद्दे के स्टैंड पे पार्टी को घेर रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि अब कांग्रेस पार्टी को देखना होगा कि आपने जो बड़े बड़े लोगों को प्रोजेक्ट किया पिछले 5-6 सालों में, किस तरह के लोग हैं जो एकाएक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। एक और सांसद है पंजाब के लुधियाना से, 3 टर्म सांसद मेरे हिसाब से है, मैं गलत ना हूं तो 3 टर्म तो है ही उनका। पार्टी ने उनकी इच्छा के हिसाब से सीटें दी, कभी आनंदपुर साहब दे दी, कहते दीजिए मैं आनंदपुर साहब से लड़ूंगा, ठीक है आनंदपुर साहब लीजिए। फिर वो कहने लगे जी हम लुधियाना से लड़ेंगे, लुधियाना ले लीजिए। मतलब कि पार्टी ने जो सम्मान दिया, यूथ कांग्रेस में रहेंगे जी, यूथ कांग्रेस दिया। क्यों जी, मैं तो निश्चित रूप से इनके परिवार ने शहादत दी। बेअंत सिंह जो इनके दादा थे वो शहीद हुए पंजाब में, जब मुख्यमंत्री शहीद हुए, आतंकवाद से निपटने में एक बहुत बड़ी भूमिका थी। हालांकि इनके पास कोई क्रेडिट नहीं है, कोई इनके पास कोई ना ये राजनेता है, ना आंदोलन से निकले हुए हैं, ना इनको अर्थशास्त्र का ज्ञान है, ना राजनीति शास्त्र का ज्ञान है। लेकिन चूंकि बेअंत सिंह के पोते थे और एक शहीद परिवार से थे, तो पंजाब में कांग्रेस ने इनको बढ़ाने का फैसला लिया। राहुल गांधी की निजी पसंद में आते थे, राहुल गांधी ने इनको ज्यादा सम्मान दिया, बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया। अब 3 बार का जो सांसद रहा हो, सोच लीजिए कितना सम्मान उसको मिला होगा। तो ये एकाएक इनका भी दिल परिवर्तन हो गया, और ये कुछ समय पहले तक भाजपा को गालियां देते थे, खास करके किसानों के मुद्दे पे, जंतर मंतर पे धरने पे बैठ गए थे, और कहते थे भाजपा के साथ तो मैं बैठ ही नहीं सकता, ये सिख विरोधी पार्टी है, ये किसान विरोधी पार्टी है, जो हमारे धर्म का खिलाफत करेगा हम उसके साथ बैठ सकते हैं। पता नहीं एकाएक क्या हुआ कि भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, रवनीत सिंह बिट्टू। तो ये जो रवनीत सिंह बिट्टू है, संजय निरुपम तो चलिए उनको उम्मीद था कि उनको टिकट मिलेगी, टिकट नहीं मिली। विजेंद्र सिंह बॉक्सर 2 दिन पहले तक राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे थे, खबर ये चली कि मथुरा से शायद उनको कैंडिडेट भी बनाया जा रहा है। एकाएक रीट्वीट के बाद एकाएक फोटो सीधा ही आता है कि भाजपा कार्यालय में वो पहन रहे हैं, क्या कहा जाता है, पट्टा डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। अब कहीं चर्चा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी हिसार से कैंडिडेट बना सकती है, क्योंकि हिसार में जो चौटाला फैमिली का कैंडिडेट अभी है रणजीत सिंह चौटाला, उनको शायद विड्रॉ कर सकती है, ऐसी चर्चा आ रही है। ये मजबूती से फाइट देंगे, या वहां पे कौन सी ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि इनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नवीन जिंदल साहब को तो आप जानते ही हैं, जिंदल साहब की वैचारिकता, एक देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं,
और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उनके कारोबार को 4 चांद लगा। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और वो तो आप ये उन लोगों में है जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। ये उन फिरहिस्तों में शामिल हो गए, उन नेताओं के फिरहिस्त में शामिल हो गए जिसमें क्या कहा जाता है, अजीत पवार साहब थे, छगन भुजबल साहब थे, जिसमें हेमंत विश्व शर्मा थे, शुभेंदु अधिकारी थे। ये जो तमाम नेता जो ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में थे और जो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एकदम नीट एंड क्लीन हो गए, साफ सुथरे हो गए, इनके खिलाफ सीबीआई ने अपने मुकदमों को, सीबीआई ने और ईडी ने अपनी जांच को या तो धीमा कर दिया या इनके जांच बंद कर दी। तो ये लोग वो थे, उसमें नवीन जिंदल भी शामिल हो गए और अब तो आधा घंटा पहले वो इस्तीफा देते हैं, आधा घंटा बाद वो भाजपा कार्यालय में नजर आते हैं, उनको टिकट मिल गया। क्लियर कट ये एक बहुत बड़ी स्थिति ऐसी बन गई है कि कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि पिछले 15-20 सालों में जो उनके पार्टी के अंदर जो लोग आए हैं और जिन लोगों को कांग्रेस ने ग्रूम किया, उनकी वैचारिकता कितनी मजबूत थी, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी और वो कितना कांग्रेस के विचारों से सहमत थे, या सिर्फ उनका एक ही विचारधारा थी कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, कुर्सी कैसे प्राप्त की जाए, सांसद कैसे बनाया जाए, विधायक कैसे बना जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती अब कांग्रेस के लिए। इलेक्शन तो आए गए चीज होते हैं, इलेक्शन हो जाएगा। अभी इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जिस लीडरशिप को उन्होंने 20 साल 25 साल में ग्रूम किया, जिस तरह की लीडरशिप, मिलिंद देवड़ा साहब आपके सामने एक उदाहरण, बोली देवड़ा के बेटे, उनको भी एकाएक भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, शिंदे ग्रुप में गए, उनको भी पार्टी में बहुत ज्यादा सोफोकेशन महसूस होने लगा। पिताजी उनके मंत्री थे, कहा जाता था कॉर्पोरेट सेक्टर उनको मदद करता था, केंद्र में कांग्रेस के मंत्री में कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रतिनिधि होते थे। एनर्जी सेक्टर के जो बहुत बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी से उनके बड़े मधुर संबंध थे और इसीलिए मुकेश अंबानी के पसंद का मंत्रालय मुरली देवड़ा को दिया जाता था। इसी ढंग से जतिन प्रसाद, जिनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद आजीवन कांग्रेस में रहे, इसी ढंग से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पिताजी कांग्रेस के बहुत ज्यादा सम्मान लिए। हाँ, आरपीएन सिंह, हाँ, ये वो लोग थे जो मंत्री थे। इसका मतलब है कि कांग्रेस में पिछले 20-30 सालों में एक ऐसी कोटरी बनी जिस कोटरी का विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था, कांग्रेस की नीतियों से कोई लेना देना नहीं था, उनको समाजवाद से कोई लेना देना नहीं था, ना उनका जवाहरलाल नेहरू का ज्ञान था, ना उनको इंदिरा गांधी का ज्ञान था। 1990 के बाद एक ऐसा ग्रुप वहां पे आया जिन्होंने एक ऐसी विचारधारा रखी कि भाई विचारधारा के हिसाब से पद कैसे प्राप्त किया जाता है, पैसा कैसे प्राप्त किया सकता है और उसके आधार पर सुख सुविधा कैसे मिल सकता है, एक 5 स्टार लाइफ कैसे जिया जा सकता है, ऐसे लोगों की ग्रूमिंग कांग्रेस में हुई। और आज जब भारतीय जनता पार्टी एकदम ताकतवर है, पीक पे है, तो या तो ये सत्ता के लोभ में उसी 5 स्टार लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए या ईडी या सीबीआई की जांच के डर से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ऐसे हालांकि ये तो नए लोग थे जो पिछले 20 सालों में राजनीति में आए, लेकिन कोई ऐसे लोग भी कांग्रेस छोड़ के चले गए जो बुढ़ापे तक कांग्रेस का सत्ता सुख भोगते रहे। गुलाम नबी साहब थे, गुलाम नबी साहब आपके सामने हैं। ऐसे और भी कई नेता होंगे। आनंद शर्मा जी को भी राज्यसभा नहीं मिला तो भी नाराज हो गए, कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी को उन्होंने घेरने की कोशिश करी। आनंद शर्मा जी, राज्यसभा मिल जाता तो कास्ट सेंसस पे डेफिनेटली कोई बात नहीं करते। इसी ढंग से आप देख लीजिए कि वीरभद्र सिंह इतने टाइम मुख्यमंत्री रहे, अभी उनकी पत्नी बगावती तेवर में थी। वीरभद्र सिंह के अलावा कांग्रेस ने वहां किसी को नेता स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन ये जो कांग्रेस की रणनीति जो एक रही कि जब क्षेत्रीय छत्र पाए और जैसे वो यही उम्मीद करने लगे कि पावर ट्रांसफर आके उनकी फैमिली को कांग्रेस पार्टी कर दे। कमलनाथ इसके उदाहरण है आपके, जो चाहते हैं कि पावर ट्रांसफर हमारी फैमिली को हो जाए। कमलनाथ ईडी के निशाने पे है, गहलोत साहब भी ऐसे ही हैं। ये पुराने लीडरों के एक फेरिस्त है जो 40-40, 50-50 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों से इनको कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस के संगठन से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों में अगर इनका विश्वास होता, जिस ढंग से कांग्रेस को उस समय अध्यक्ष चुने जाते थे, कांग्रेस के जिस ढंग में नेता चुने जाते थे, अगर उस तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास होता तो ये कभी नहीं कहते कि पावर जो है अगर हमारे आगे बच्चों को ट्रांसफर कर, चाहे वो प्रतिभा सिंह जी हो, चाहे अशोक गहलोत साहब हो, चाहे कमलनाथ जी हो, ये तमाम लोग हैं। ये कांग्रेस के सामने बड़ी, सिर्फ अब जो कांग्रेस की जो चुनौती 2 फ्रंट पे है। एक चुनौती तो है कि आप सत्ता कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे इस सरकार को हटाएंगे, तो ये एक चुनौती तो है ही। दूसरा चुनौती पार्टी का इंटरनल है, संगठनात्मक ढांचे पे है, वैचारिक ढांचे पे है। कांग्रेस के विचार जो है वो टोटली कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं में नहीं है, जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती थी, जिसके लिए आजादी से पहले कांग्रेस ने 40 साल की उसकी बुनियाद बनाई। कांग्रेस ने एक अपना फिलॉसफी बनाया,
अपना एक मतलब कि एथिक्स बनाया, अपना एक संविधान एक उस हिसाब से बनाया, उस लेवल उसके स्तर पे ना इनके कार्यकर्ता चल रहे हैं, ना आज के इनके नेता चल रहे हैं। कार्यकर्ता तो खैर है नहीं, कार्यकर्ता तो निचले लेवल पे है नहीं, और यही कारण है कि नेता भाग रहे हैं। अगर इनके पास कार्यकर्ता होते, इनके पास डीसीसी होता, तो इन नेताओं की कोई औकात नहीं होती और ये नेता चले जाते, इनकी कोई गिनती भी नहीं होती। लेकिन चूंकि निचले लेवल पे कांग्रेस कमजोर हो गई और नेताओं ने अपने घर से एक अपना एरिया आइलैंड बना लिया, सुरक्षित आइलैंड, ये मेरा आइलैंड है, अगर कांग्रेस को यहाँ जिंदा रहना है तो हमें हमारी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो इसके बिना कांग्रेस यहाँ जिंदा नहीं रहेगी। ये जो कांग्रेस के अंदर जो लीडरों में एक जो दिमाग में जो घुस गया ना, इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। संजीव जी, आप विश्वविद्यालय में आप पढ़े हैं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। पहले हम लोग देखते थे ना कि छात्र आंदोलन से नेता निकलते थे और बड़े बड़े लीडर्स भी जो है ना यूनिवर्सिटी में जाकर लीडरशिप हंट करते थे। बहुत सारे अभी बड़े नेता मिलेंगे जो छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता लोग। राजनीति बहुत सीरियस काम है, पढ़ने लिखने का भी काम है, वैचारिक विमर्श करने का काम है। पहले देखते थे विश्वविद्यालयों में समाजवादी छात्र सभा, लेफ्ट का ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन सब एक्टिव हुआ करता था और वहां से लीडरशिप कल्टीवेट किया जाता था। क्या 90-80 के दशक से मान लीजिए, क्या इस तरह का जो एक्सरसाइज है लीडरशिप हंट का, वो एक्सरसाइज कमजोर पड़ गया है, स्लो हुआ है या खत्म हुआ? जी देखिए, अगर आप पूरे अभी सत्ता पक्ष को देखें या पूरे विपक्ष को देखें, इसमें जो एक ऐसा लीडरों का लेयर है जो आंदोलन से ही निकला हुआ लीडर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जो खेप है, अगर नरेंद्र मोदी जी को माइनस कर दें, अमित शाह जी को माइनस कर दें, लेकिन अमित शाह भी कहीं ना कहीं ये सारे एबीवीपी के एक लीडरशिप से निकले हुए हैं। कभी ना कभी किसी जंचर पर इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया है। हमारे और उनके विचारधारा के बीच हो सकता है कि एक विरोध हो, लेकिन वो भी एक विचारधारा को लेकर छात्र राजनीति में रहे हैं। इसी ढंग से कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे नेता आपको मिल जाएंगे 90 से पहले के जो छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, चाहे वो किसी न किसी लेवल पे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, यूनिवर्सिटी में राजनीति के, और क्षेत्रीय दलों में अगर उत्तर भारत की राजनीति में देखें तो आपको तो बहुत सारे छात्र नेता मिलेंगे। लालू प्रसाद यादव जी उसमें हैं, सुशील कुमार मोदी जी उसमें हैं, नीतीश कुमार जी उसमें हैं। ये सारे छात्र आंदोलन से जो 74 के छात्र मूवमेंट से निकले हुए नेता हैं। प्रॉब्लम ये आई कि ये आंदोलन से निकले जरूर, लेकिन आंदोलन के दौरान ही इनको समाजवाद याद रहा, इनको सारा लोकतंत्र याद रहा। जब ये प्रैक्टिकली पावर में आए तो प्रैक्टिकली पावर में आने के बाद इनका जो सारा रवैया था वो सारे उससे उलट था। राजनीति में परिवारवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया। क्या वो सारी परंपरा बीजेपी भी आ रही है। बीजेपी कहने को जो कहती थी कि हम बहुत ही पार्टी विद द डिफरेंस है, हमारे यहाँ तो वंशवाद नहीं होता, हमारे यहाँ तो परिवारवाद नहीं होता। आज प्रधानमंत्री जी गए हैं जमुई में, भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस के परिवारवाद पे लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए वो भाषण दे रहे हैं तो वो परिवारवाद का एक बहुत ही शानदार नमूना था कैंडिडेट, जो रामविलास पासवान जी का दामाद था, और उनको टिकट सिर्फ इसलिए मिला है कि रामविलास पासवान जी के दामाद है। तो परिवारवाद हो गया, चाहे ये जो फ्यूडल माइंडसेट की पार्टी को डेमोक्रेटिक एंगल से नहीं चलाना है, घर की पार्टी की तरह चलाना है, न पार्टी के संगठन में चुनाव, तो राजनीतिक मूल्य जो एक होते हैं जिसको बहुत ही आदर्श मूल्य कहते हैं, वो राजनीति में नहीं रहा। आप देखते होंगे कि सुबह इस पार्टी में, शाम को उस पार्टी में है, अगले दिन और पार्टी में है। और ये 1980-90 के दशक शुरू हुआ जब राजनीति में वैचारिक मूल्यों का क्षरण हो रहा था और इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट का प्रभाव पड़ रहा था। 1980 के दशक से कई ऐसे पॉलिटिशियंस जो है कॉर्पोरेट के कंट्रोल में आए। कॉर्पोरेट उस समय इतना हावी नहीं था, कॉर्पोरेट उनके सामने जाके हाथ जोड़ता था, और कॉर्पोरेट जो उनका जो सब्ज बाग दिखाता था पैसों का, तो वो अपने विचारों को भूलने लगे। लेकिन वो जमाना ऐसा भी था कि बीपी सिंह से मिलते हुए मुकेश अंबानी के फादर डरते थे, मतलब कि बीपी सिंह से टाइम मिल जाए इसके लिए ललायित रहते थे। राजीव गांधी से भी टाइम किसी जमाने में कहते थे धीरू भाई अंबानी को नहीं मिल रहा था, और सतीश शर्मा ने बड़ी मुश्किल से कहते हैं दिलवाया था। तो वो जमाना था कि पॉलिटिशियंस के आगे हाथ जोड़ के कॉर्पोरेट खड़ा होते थे। लेकिन मनमोहन सिंह के लिबरलाइजेशन ने देश की पॉलिटिक्स में बदलाव लाया, और उसके बाद उसका जो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट हावी हो गया हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे। तो उसी हिसाब से एक पॉलिटिकल एलिट ग्रुप शामिल हो गया सर, जिसमें आम आदमी की राजनीति नहीं है। कोई भी आम आदमी सोचे कि हम राजनीति में प्रवेश करें और नीचे कार्यकर्ता से शुरू करके हम ऊपर तक पहुंच जाएंगे, ये संभव नहीं हो गया। क्योंकि वो कार्यकर्ता जब 10 साल मेहनत कर रहा होता है तो एक कि उसको शाम को पता चलता है कि कोई दूसरी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से आया और निषाद साहब ने यहाँ जाके मुजफ्फरपुर में टिकट ले लिया, अजय निषाद साहब। तो ये जो मूल्यों का जो क्षरण हुआ,
वो क्षरण के पीछे बहुत बड़ा रोल एक पॉलिटिकल एलिट्स का आपसी समझौता है। उस पॉलिटिकल एलिट में पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, देश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है, उसमें उसमें कॉर्पोरेट है बहुत बड़ा, उसमें माफिया है और उसमें क्रिमिनल्स हैं। ये इस तरह के 5-7 लोगों का जो एक एलिट्स है, अलग अलग ग्रुप के जो एलिट है टॉप लेवल पे, माफियाओं का जो एलिट हो गया, कॉर्पोरेट का जो एलिट हो गया, पॉलिटिकल फैमिलियों में जो एलिट हो गया, इनके बीच एक आपसी समझौता हुआ है कि हम ही लोग आपस में बांट के खाएंगे, तुम इधर हो जाओ हम उधर हो जाएंगे, हम ही लोग सत्ता चलाएंगे। उसमें आम जन जो है अब उसका ही रह गया है कि वो शाम को जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाए, जाके दरी बिछाए, चुनाव में बस पे चला जाए, जाके वोट दे दे, फिर 5 साल अपने नेता के पीछे घूमे, 5 साल नेता उसके पास नहीं आएगा। ये जो समझौता जो हुआ है ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है। ये 1990 से हुआ है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, पॉलिटिकल एलिट की जब बात होती है तो ब्यूरोक्रेट्स कैसे पॉलिटिकल एलिट ग्रुप में घुस गए, इसके 2 उदाहरण है। अभी आपने एक खबर पढ़ी होगी कि नवीन पटनायक साहब ने अपनी पूरी पार्टी की कमान एक ब्यूरोक्रेट को दिया है। हाँ, वो पांडियन है, मिस्टर पांडियन, तमिलनाडु के हैं। उनको कमान उड़ीसा जैसे एक उड़िया स्पीकिंग बेल्ट में वहां पे पार्टी की कमान दी है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक एलिट है, चाहे वो कॉर्पोरेट से गवर्न हो रहे हो, चाहे पॉलिटिकल फैमिली के नजदीक हो गए हो, लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक एलिट है। और देखिए वो पांडियन साहब जो है उनके एक सीनियर आईएएस ऑफिसर उड़ीसा कैडर से ही वो भारत सरकार में मंत्री है, अश्विन वैष्णव साहब उड़ीसा कैडर के ही है, वो बीजेपी में है। और ये 2 ब्यूरोक्रेट जो 2 एलिट हैं, ब्यूरोक्रेटिक एलिट जो हैं, वो 2 पॉलिटिकल पार्टियों के बीच एक ब्रिज बने हुए हैं कि कैसे सरकार को आगे चलाना है, कैसे गवर्नमेंट के आगे बीजेपी को आउटसाइड सपोर्ट करना है, कैसे इनसाइड सपोर्ट करना है। ये फैसला इस टाइम के पॉलिटिकल एलिट के बीच ये ब्यूरोक्रेटिक एलिट घुस गए, ये फैसला लेते हैं। आप बीजेपी की सरकार में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको जन नेता नहीं है, जिनके कार्यकर्ताओं के बीच कोई लेना देना नहीं है, जो कभी राजनीति जमीन की नहीं की है, वो एक पॉलिटिकल एलिट जो ब्यूरोक्रेटिक एलिट जो पॉलिटिकल सर्कल में आगे बढ़ा। जयशंकर साहब ब्यूरोक्रेट, भारतीय विदेश सेवा के। निर्मला सीतारमन जनता के बीच कभी रही नहीं, वो लंदन से आई सीधा। अश्विन वैष्णव साहब, पुरी साहब भी भारतीय विदेश सेवा के, जगजीत जो समपुरी है, मिनिस्टर भी है भारत सरकार में, अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, पहले पेट्रोलियम के, अभी भी पेट्रोलियम के होंगे। हरदेव पुरी, हाँ, हमारे कॉलेज में पढ़े हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी। तो ये जो पॉलिटिकल एलिट्स भी में एक जो 5 लोगों का 6 लोगों का एक समझौता हुआ। फिर पॉलिटिकल एलिट्स में देखिए कैसे समझौते हो रहे हैं कि अब देखिए चिराग पासवान का मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि अशोक चौधरी जी की बेटी को टिकट मिल गया। चिराग पासवान जी जो है, अशोक चौधरी की जो बेटी है, उनका कोई चिराग पासवान की पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, न वो एलजेपी की कार्यकर्ता थी, लेकिन चूंकि बिहार के पॉलिटिकल एलिट फैमिली से बिलोंग करती थी तो एक दूसरे पार्टी से उनको टिकट भी मिल गया। कोई वैचारिक साम्यता क्या है, किस विचारधारा से बिलोंग करती है, किस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती हैं, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल एलिट्स जो ग्रुप में आए हैं, इस समय के हिसाब से दल भी बदल लेंगे। कल है कि वो शांभवी चौधरी किसी और पार्टी में भी चली जाए, वो बीजेपी में जाके छोड़ के अगर लगेगा कांग्रेस की लहर है तो कांग्रेस में भी शामिल होने की कोशिश करेंगे। अब वो कांग्रेस उस समय क्या करेगी टाइम बताएगा। तो ये जो स्थिति आ गई है ना, इस स्थिति में क्या है कि वैचारिकता के खत्म होने से कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वैचारिक अशोक तंवर साहब एक उदाहरण है, हरियाणा के नेता आपके सामने, जिनको राहुल गांधी ने कहां से कहां ग्रूम किया। उनको और क्या नहीं दिया, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उनको कहा कि आप प्रदेश में काम कीजिए, हम आपको प्रोजेक्ट करेंगे। ये उनकी काबिलियत थी कि इनर जो पार्टी के अंदर इनर ग्रुप्स थे, आपसी लड़ाइयां थी, उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से नहीं बन रही और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उनको मौका तो राहुल गांधी ने पूरा दिया कि आप तैयार होइए, आप अपना जमीन तैयार कीजिए, आपको संगठन आगे मौका देगा। लेकिन वो पार्टी छोड़ गए और हाईकमान को ही 10 तरह का ब्लेम करने लगे अलग अलग तरीकों से। फिर वो आप में चले गए, आप सब भाजपा में चले गए, भाजपा से कैंडिडेट है सिरसा से। तो ये जो इस तरह की जो ग्रूमिंग हुई है ना पार्टी के अंदर, तो ये राहुल गांधी जी को और जो कांग्रेस के लोगों को सोचना पड़ेगा कि ने कैसे लोग जो पिछले 20 सालों में तैयार किए हैं, क्या उन्हीं लोगों के बल पे हमने पार्टी चलाना है कि नए नए जो लीडरशिप जो वैचारिक रूप से, देखिए राजनीति एक धंधा हो गया है, तो जिसके पास भी पैसा है वो 2 मिनट में आएगा, कुर्ता पजामा टाइट करके वो कहेगा जी हम पैसा खर्च करेंगे, चुनाव जीत के ला देंगे। तो चुनाव जीतना ही एक अंतिम उद्देश्य थोड़ी है। चुनाव जीत के आएगा, अगले दिन भाजपा को सपोर्ट कर देंगे, फिर क्या होगा? अगले दिन किसी और पार्टी को सपोर्ट कर देंगे, फिर क्या होगा?
चुनाव जीतना ही अगर किसी पार्टी का अंतिम लक्ष्य है और सत्ता प्राप्त करना ही बहुत अंतिम लक्ष्य है, तो 5 साल 10 साल की राजनीति चलती है, उससे आगे की राजनीति नहीं चलती। जो फैमिली पार्टियों का आप हाल देख ही रहे हैं, थर्ड जनरेशन में आगे पार्टी टूट रही है, क्योंकि उनका लक्ष्य होता है कि संगठन को आगे नहीं बढ़ाना है, उनकी कोई वैचारिकता नहीं होती, उनकी एक ही वैचारिकता होती है कि राज्य में सत्ता कैसे प्राप्त करना है, और वो सत्ता प्राप्त करने के लिए जो भी जिताऊ कैंडिडेट आता है उसको टिकट दे देते हैं, उससे कुछ पैसे ले लेते हैं, और उसके बाद वो उसको लगता है 5 साल बाद कि अगर पार्टी कमजोर हो रही है तो कहीं और बड़े पार्टी में छलांग लगा देता है उनका जो समर्थक जो होता है, एमपी होता है, एमएलए होता है। जैसे अभी आपको पता होगा हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के पास 10 एमएलए थे, वो 5 एमएलए गायब हो गए, वो इधर उधर हो गए। तो ये इस तरह से जब टिकट बंटवारा होता है बिना विचार का, तो चूंकि इसलिए बिना विचार के टिकट आप बांट रहे हैं कि आपकी पार्टी का विचार ही कोई नहीं है, पार्टी का कोई संविधान ही नहीं है, कोई वैचारिकता ही नहीं है। कांग्रेस चूंकि एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है भारत में, जो पॉलिटिकल जो ग्रुप है उसमें सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही है, 1885 की पार्टी है, या उससे पुरानी। उसके बाद अगर कोई दूसरी पार्टी जो है राजनीतिक हलकों में है, वो अकाली दल, जो 1920 में ही अकाली दल ने मूवमेंट शुरू किया। अकाली दल का भी, क्योंकि जिस दिन अकाली दल ने विचारधारा छोड़ा, और विचारधारा छोड़ने के बाद जिस ढंग से पार्टी में एक फैमिली को कंट्रोल किया, बादल फैमिली ने, पार्टी का विघटन इतना जल्दी तेजी से हुआ कि आप देखिए कि वो 2-1 सीटों पे विधानसभा में आ गई हरियाणा पंजाब के अंदर। तो ये स्थिति होती है कि विचारधारा, पार्टी का संगठन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके बिना आप नहीं चला सकते पार्टी को। ये जिस ढंग से कांग्रेस से लोग ये भागे हैं सिर्फ टिकटों के लिए, संजय निरुपम साहब को जैसे कोई नाराजगी होगी, जैसे गौरव वल्लभ साहब को कोई नाराजगी हो गई, जैसे ये नाराजगी इसलिए नहीं है कि इनका सनातन का अपमान हुआ है, इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई बढ़िया प्रलोभन वहां मिल रहा है दूसरी पार्टी में। उन्होंने 2 मिनट में अपनी विचारधारा छोड़ दी, और अपनी विचारधारा, और जिस विचारधारा के लिए 10 साल से बैटिंग कर रहे थे उसको गाली देना 1 घंटे के अंदर शुरू कर दिया। मैं तो हैरान हूं कि 1 घंटे के अंदर ऐसा 10 साल का विचारधारा परिवर्तन हो जाए, इस पे मैं हैरान हूं। कम से कम उसके लिए भी 2 साल 3 साल टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। अगर मैं कभी दक्षिण पंथी रहा, और अगर दक्षिण पंथ से अगर सेंटर टू लाइफ अगर आने की मैं कोशिश करूंगा, तो उसको उस प्रोसेस में 4-5 साल का टाइम लगता है समझने में, पढ़ने में, कि क्या इनमें दक्षिण पंथ में गलतियां हैं। अगर आप वामपंथी हैं और वामपंथ से दक्षिण पंथ की तरफ जा रहे हैं, तो एक टाइम प्रोसेस है 5 साल 7 साल का, कि आप समझेंगे कि यहाँ क्या खामी उधर है। ये तो आधा घंटा में ही समझ लेते हैं कि हम 10 साल जहां थे वो बहुत गलत था, और ये जो जहां आ गए ये बहुत अच्छा है। ये 10 मिनट में विचारधारा की समझ भी हम समझते हैं कि इसमें सुकरात प्लेटो पे फेल है। इतनी तगड़ी समझ कि 2 मिनट में इनको सनातन का अपमान लगने लगता है, और 2 मिनट में इनको सेकुलरिज्म का अपमान लगने लगेगा। कई नेता ऐसे भी हैं जो इधर भी आ रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, उधर से इधर भी आ रहे हैं, मतलब भाजपा से भी तो इधर आ रहे हैं कई लोग, जैसे बिहार में 2-3 लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तो स्थिति आई है ना, इस पे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कैसे इसको ठीक करती है। जी, चलिए, कांग्रेस के अंदर भी वहां से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, जिनको जाना है चले जाओ। वो पार्टी को लगता है कि फिर रीस्ट्रक्चर करने की तैयारी में। शुक्रिया संजीव जी, और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया।